सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सप्लोर किया था। तो बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स में अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ स्लोप, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ तक के कंसेप्ट हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आज हमें एक नया कंसेप्ट और स्टार्ट करना है और वो नया मैथमेटिकल टूल होगा इंटीग्रल कैलकुलस। चलिए, अब इस इंटीग्रल कैलकुलस का कंसेप्ट जो होता है, उसके जो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था, लास्ट टर्म पर होमवर्क भी दिया था कि आपको ये सब फॉर्मूले याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, जो आपके मॉड्यूल में दिए हैं। और होपफुली बहुत इजी प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से वो सब फॉर्मूले एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन के एक्सप्रेशंस के अपोजिट थे। अभी हम उनका आज क्वेश्चंस में यूज़ भी करेंगे। और एज यूजुअल पहले हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का फॉर्मूला वाला अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लास्ट में बताएंगे। पहले हम सीखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या बेसिक मीनिंग क्या होता है और इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं। सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो इस कंसेप्ट की स्टार्टिंग होती है एक ग्राफ से, जो कि ग्राफ है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया मैंने, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो एग्जांपल में वो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो आपको याद है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप से इंक्रीजिंग बनता है ना? ये इंक्रीजिंग ग्राफ बना। अब सपोज किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द एरिया दैट इज एनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ फ्रॉम सपोज x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 2 से लेकर सपोज x इक्वल टू 10 तक। 2 से 10 तक हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये कंप्लीट एरिया। ये दिख रहा है आपको कंप्लीट एरिया? ये फाइंड करना है। ये हमारे सामने एक मैथमेटिकल चैलेंज आया, प्रॉब्लम आया कि इस ग्राफ का ये एरिया हमें फाइंड करना है जो इस रीजन में एंक्लोज हुआ है। अब इसके लिए हम लोग क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? तो लोगों ने बहुत सोचा और लोग बहुत सोचने के बाद इस कंक्लूजन पर आए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक रेक्टेंगल बना दें। यहाँ पर दिख रहा है रेक्टेंगल आपको? और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें। अब देखो, आपका आंसर तो आ रहा है, पर क्या आप रियलाइज कर रहे हो इस आंसर के अंदर बहुत सारा एरर है। एरर मतलब जो चीज़ आप काउंट ही नहीं कर पाए, ये तो आप काउंट ही नहीं कर पाए। आपका असली एरिया तो आया नहीं है अभी, पर ठीक ठाक वैल्यू आई है। जो एरिया आया है आपका वो असली एरिया से तो कम आया है, पर एक ठीक ठाक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। पर अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। मान लो 2 और 10 के बीच में हम एक नंबर और लेते हैं। 2 और 10 के बीच एक नंबर क्या होगा बताओ? 6। सपोज अब हम यहाँ पर बीच में एक नंबर लेते हैं x इक्वल टू 6। तो अब आपके पास यहाँ पर एक के बजाय दो रेक्टेंगल है। देखो, एक ये रेक्टेंगल हो गया और एक ये रेक्टेंगल हो गया। अब अगर मैं इन दोनों एरियाज को ऐड करूं तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है? पहले के कंपैरिजन में हम ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं एक्चुअल आंसर के। अभी भी एक्चुअल आंसर तो नहीं आया है, पर हाँ, ज़्यादा क्लोज आ गए। पर अब इमेजिन करो क्या होता अगर मैं इसके दो की जगह चार पार्ट करता। अगर मान लो मैं चार पार्ट करता तो मेरा आंसर पता है और एक्यूरेट आता। देखो क्यों? ये चार पार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गए चार अलग अलग पार्ट्स। अब देख रहे हो आप कि किस तरह से चार पार्ट्स करने से ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट एरिया आ रहा है, पहले से भी और एक्यूरेट एरिया आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रेक्टेंगल्स की विड्थ कम करनी पड़ेगी। ये विड्थ है ना, विड्थ बेस ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं कम कर दूं तो जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और मुझे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलना शुरू होगा। अब मुझे बताओ, कम विड्थ तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस यही आइडिया आया लोगों के माइंड में कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम बढ़ाना शुरू करते हैं तो हमारा एरिया जो है उसमें ये जो
ये लॉस आ रहा है ना, ये देखो, ये जो काउंट नहीं कर पा रहे थे वो कम से कम होता जाएगा और हमारा आंसर एक्यूरेट से एक्यूरेट होता जाएगा। देखो पहले के कंपैरिजन में कितनी एक्यूरेसी हो गई अच्छी। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक बहुत शानदार मैथमेटिकल अप्रोच आ चुका है कि हम किसी भी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो सपोज हमें एक ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ग्राफ दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। मैं ऐसा बना दूं चलेगा? कोई जनरल ग्राफ बना रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा ऊपर से बना दिया मैंने। मान लो आपको फाइंड करना है एरिया, कहाँ से कहाँ तक पता है, देखना एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। बिटवीन x इक्वल टू एक्स वन, बिटवीन x इक्वल टू एक्स वन, ये x इक्वल टू एक्स वन से लेकर x इक्वल टू एक्स टू के बीच में। अच्छा, जब x इक्वल टू एक्स वन होता है तो y की वैल्यू होगी y वन, कोई मतलब नहीं है वैसे हमें उससे। जब x एक्स टू होता है तो y की वैल्यू होगी y टू, अगेन हमारे कोई यूज़ का नहीं है अभी वो। ठीक है, अब हम पता क्या करेंगे, आप इमेजिन करो हम लोग ओरिजिन से वॉक करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहाँ से वॉक करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग ओरिजिन से वॉक करना स्टार्ट करेंगे। और वॉक करते करते किसी इंस्टेंट पर हम कहाँ पहुँच गए पता है, हम किसी इंस्टेंट पर x डिस्टेंस पर पहुँच चुके हैं। x डिस्टेंस समझ में आता है, ये x कोऑर्डिनेट होगा। हम किसी इंस्टेंट पर ऑलरेडी x डिस्टेंस तक पहुँच चुके हैं, ये देखो, ये x डिस्टेंस तक आप पहुँच गए, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का। अब आप मान लो आपके पास एक लेज़र लाइट है जिसको आप ऊपर फ्लैश करते हो, लेज़र लाइट को आप ऊपर फ्लैश करते हो, वो लेज़र लाइट मैं बना रहा हूँ किसी दूसरे कलर में। कौन सा कलर यूज़ करें, हम यूज़ करते हैं ये वाला कलर यूज़ करके देखते हैं। ये आपने लेज़र लाइट फ्लैश करी ऊपर, ये लेज़र लाइट इंटरसेक्ट होती है व्हेन x की वैल्यू वाज x, y की वैल्यू कितनी होगी y के इक्वल, ये इंटरसेक्ट होती है यहाँ पर। अब आप एक छोटा सा स्टेप आगे लेते हो, कितना छोटा सा स्टेप आगे लेते हो, तो मुझे बताओ नया स्टेप लेने के बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे। छोटा सा स्टेप आगे लेने के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे। ये है x प्लस डी एक्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x प्लस डी एक्स। x डिस्टेंस दूर आपने dx थिकनेस का एक छोटा सा स्टेप लिया, मतलब इस स्टेप की विड्थ कितनी है, ये बताओ इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ होगी dx। ये देखो इसकी विड्थ है dx। अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगल बना दूं यहाँ पे मैं, जो मैंने आपको सिखाया था, ये देखो रेक्टेंगल इसी बनेगा। थोड़ा एरिया मिस होगा वो ऊपर का, पर रेक्टेंगल इसी बनेगा। जरा मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा। छोटा सा रेक्टेंगल है, थिन सा रेक्टेंगल है, थिन से रेक्टेंगल का थिन सा एरिया होगा। ग्रीन में लिख देते हैं, एरिया होगा डी ए। एरिया होगा कितना, डी ए। जरा बताओ इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, वाई। ये देखो वाई इसकी हाइट है और इसका बेस की थिकनेस कितनी है, डी एक्स। तो वाई डी एक्स इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अच्छा, अब आपको तो टोटल एरिया निकालना था ना, आपको तो टोटल एरिया निकालना था। टोटल एरिया कैसे निकालोगे, डी एक्स वाई नहीं, वाई डी एक्स। वाई डी एक्स, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वाई डी एक्स लिख रहे हैं हम, वाई इंटू डी एक्स, वाई हाइट और डी एक्स विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आता है ना। हम्म। अब ऐसे हमारे पास मल्टीपल रेक्टेंगल बन रहे हैं, ये अकेला रेक्टेंगल नहीं है। देखो पहला रेक्टेंगल तो यहीं स्टार्ट हो गया था। पहला रेक्टेंगल अगर कोई आपसे बनाने के लिए बोलता तो आप पहला रेक्टेंगल पता है कहाँ बनाते, आप पहला रेक्टेंगल यहाँ बनाते, ये बनेगा पहला रेक्टेंगल। फिर दूसरा रेक्टेंगल ये यहाँ बनाते आप, ये दूसरा रेक्टेंगल। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द गिवन एरियाज। सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू सम ऑफ DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, करते जाओ ऐड कहाँ तक, यहाँ से। यहाँ पे मेरे को x2 लिखना था, ठीक है, ये x2 है, ये मैंने गलती से x1 लिखा होगा, ये x2 है ना। x1 से x2 तक, x1 से x2 तक जितने भी रेक्टेंगल बीच में आ रहे हैं सबको ऐड कर दो। x1 से x2 के बीच में जितने भी रेक्टेंगल्स आएंगे हम उन सब रेक्टेंगल्स को ऐड करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जितने भी रेक्टेंगल्स आएंगे मैं उन सबको ऐड करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इनका एरिया मैंने ऐड कर दिया। तो उसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, एरिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ए। समेशन समझ में आता है, आपने साइन देखा है समेशन का, समेशन ऑफ डी ए, ये समेशन का साइन यूज करा है मैंने, तो इट इज समेशन ऑफ डी ए।
पर हाँ, बिल्कुल समेशन मतलब एडिशन। पर पता है इसी समेशन के साइन को लोग कैसे लिखने लग गए? इसी समेशन के साइन को अब हम लोग ऐसे लिखने लग गए। इसका मतलब है समेशन। ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट देखो, आपने सुना है इंग्लिश में वर्ड मीनिंग इंटीग्रेट करना, लोगों को इंटीग्रेट करो, मतलब क्या होता है? लोगों को इंटीग्रेट करो का मतलब क्या होता है? उनको ऐड करो, उनको इकट्ठा करो, ठीक है? हाँ, ब्रिंगिंग देम टुगेदर, बिल्कुल, यूनाइटिंग देम टुगेदर। तो बस वही मीनिंग है इंटीग्रेशन का। यहाँ पर भी यही मीनिंग है कि इंटीग्रेशन मतलब एडिशन और यूनिसन ऑफ डी ए, जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं उनका हम एडिशन कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये एडिशन करना है तो कहाँ से कहाँ तक करना है? कहाँ से कहाँ तक करना है आपको? पहले तो अपन देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए में अंदर क्या है, डी ए में क्या आएगा बताओ? डी ए में कितना आएगा? वाई डी एक्स, ये लिखा है वाई डी एक्स, वाई डी एक्स है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए में लिख दूं मैं वाई डी एक्स। पर जब आप ये इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सवाल ये उठता है कि इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन कहाँ से कहाँ तक करना है? तो जरा बताओ ये इंटीग्रेशन या एडिशन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको? कहाँ से कहाँ तक करना है? ये इंटीग्रेशन आप बोलोगे कि सर हमें ये इंटीग्रेशन तो x इक्वल टू एक्स वन से स्टार्ट करना था और x इक्वल टू एक्स टू पर ख़त्म करना था। सही बात है? एक्स वन पे पहला रेक्टेंगल मिल रहा था, डी एक्स इंटू वाई क्यों नहीं लिख सकते आप? डी एक्स इंटू वाई लिख दो, ठीक है? हम तो वाई डी एक्स लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे ना हम तो। अब आपको जो दिख रहा है उसमें आप पूछोगे वाई डी वाई इंटू एक्स क्यों नहीं लिख सकते? आपको सामने पूरी थ्योरी बताई तो सही हमने, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के सिखाया तो सही हमने, अब और कैसे सिखाया आपको बताओ? हम इससे ज़्यादा तो अब उम्मीद हार चुके हैं, देखो भाई, बुरा मत मानना, पर हमने इतना लॉजिकल फ्रंट पे बात करी है उसके बाद हम उम्मीद हार चुके हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, ठीक है? मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ बताऊँ, कोई अच्छा कंसेप्ट बताऊँ, पर कई बार फिर आप लोगों की बातें सुनकर ही मुझे ऐसा लगने लगता है कि अरे यार, मैंने तो इतना कुछ बता दिया और उसके बाद लॉजिकल फ्रंट पे इतनी छोटी सी बात अगर आप पूछ लेते हो एकदम से, तो मेरा फेथ धीरे धीरे एकदम से कम होना शुरू हो जाता है। थोड़ा यार आप लोग एक्टिव रहा करो लॉजिक के मामले में, कंसेप्ट के मामले में। मुझे ऐसा लगे तो सही कि यार मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी के लिए एम कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट इंजीनियरों जैसा है, मैं उन लोगों को, है ना, गाइड कर रहा हूँ। मतलब ये 10th क्लास वाला स्टूडेंट को भी अगर मैं समझाता, 9th वाले स्टूडेंट को भी समझाता मैं इतनी देर तक इससे, तो उसको भी समझ में आता मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने सिंपल एफिशिएंट वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं कैसे लिखूंगा। आप गए ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस आगे और वहां पर डी एक्स छोटा सा एक स्टेप आपने आगे लिया, कितना स्टेप आगे लिया? डी एक्स। तो आपने देखा कि रफली रेक्टेंगल की वाई हाइट है, तो रेक्टेंगल का एरिया आप मुझसे पूछोगे कितना होता है, तो मैं आपको फिर से क्या जवाब दूंगा बताओ? मैं नहीं दे सकता ना बड़ा जवाब। आपको बुरा लगे लग जाए, बट अब देखो क्लियरली दिख रहा है वाई डी एक्स, राइट? एरिया क्या बताता है? स्लोप। एरिया तो एरिया ही बताएगा ना, एरिया मतलब क्या होता है? एरिया मतलब एरिया ही होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप मैथ्स में पढ़ोगे। अब इतना मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया। आगे द थिंग इज ट्रांसफर टू 12th क्लास मैथमेटिक्स। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश कर दी बताने की, लॉजिकल फ्रंट पे बताया है। जो लॉजिकली साउंड है वो एक बार में समझ गए होंगे। लॉजिकल फ्रंट पे मैंने पूरा बता दिया है, अब इससे ज़्यादा मैं कैसे करूँगा बताओ? ठीक है, ये मेरी लिमिटेशन है अब। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, जहाँ से आपको एडिशन स्टार्ट करना है और जहाँ जाके इंटीग्रेशन एंड होगा। कहाँ जाके इंटीग्रेशन एंड होगा? इंटीग्रेशन एंड होगा यहाँ जाकर, ठीक है? इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन के पास दो लिमिट होती है, लोअर लिमिट जहाँ से आपको समेशन स्टार्ट करना है, अपर लिमिट जहाँ पर आपको एडिशन कंप्लीट करना है। और इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है जिसमें मैंने लिमिट्स लिख दी है, देखो मैंने लिमिट लिखी है ना, नीचे और ऊपर लिमिट लिखी है, तो लिमिट्स के बीच में होने वाले इंटीग्रल को, इस तरह के इंटीग्रल को जिसमें लिमिट्स डिफाइंड होती है, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन,
ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको आप लोग बोलोगे डेफिनेट इंटीग्रल। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, ये इसका नाम है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम लोग लिमिट रखते हैं इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट। पर अभी हम लोग आज स्टार्टिंग पता है क्या सीखेंगे, आज हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल सीखेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या होता है, उसमें लिमिट नहीं लगाते, जनरल एडिशन है, हमें ये नहीं पता एडिशन कहाँ खत्म होगा, तो बस हम क्या करते हैं उसमें लिमिट हटा देते हैं। लिमिट आखिरी में मैं सिखाऊंगा लगाते हैं कैसे, पहले मैं आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल सिखाऊंगा। आज हम लोग किसकी बात करेंगे, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूलों की बात करेंगे। किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रल की। और उसके बाद मैं आपको सबसे एंड में, टॉपिक एंड में सिखाऊंगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लगा के उसे डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पर मैंने आपको पहले बेसिक मीनिंग बता दिया। तो जो टेक अवे समरी है, जो आपको अभी 11th में समझ में आनी चाहिए, कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या करते हो, तो आप बोलोगे कि हम 11th में जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही वो सुनेगा, वो आपसे कोई सवाल जवाब करेगा, अच्छा जेई की प्रिपरेशन करे तो बताओ कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल सी एक ही बात बोलना कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है, आप क्या बोलोगे, टेक अवे समरी, जो आपको याद करनी है अब, है ना। जो टेक अवे समरी है वो ये है कि अगर आपको किसी ने ग्राफ दे दिया, किसी ने आपको किसका ग्राफ दिया, y एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ दिया, ठीक है, ये फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ दिया, तो आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ ऐसे बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx गिव्स गिव्स व्हाट, एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम x की वैल्यू इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1 समझ में आता है, ये x1 है, यहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम x1 एंड एंडिंग अप टू x2, ये x2 है। तो ये जो एरिया, शेडेड एरिया मैं कर देता हूँ ना, एरिया को भी शेड, कभी गलती हो जाए आप लोगों से, ठीक है, तो मैं एरिया को भी शेड कर देता हूँ आपके लिए, है ना। ये एरिया की बात चल रही है, देखो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा शेडेड एरिया एंक्लोज्ड बाय द ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है पूरा एरिया, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, ठीक है, ये वाला एरिया। और ये एरिया आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है x1 से, एंड करना है x2 पर, एक्स एक्सिस ऑफ ग्राफ के बीच में इंक्लोज एरियाज के अपने अपने यूज़ होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, मैथ्स में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो हम आपको आगे जब फिजिक्स में लेंगे, इसका यूज़ लेंगे तब सिखाएंगे। तो इसको मैं लिख दूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, कई बार शॉर्ट में भी लिखते हैं, देखो x1 से x2 तक, हम ऐसा नहीं लिखते कई बार x इक्वल टू x1 है ना, ये स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर क्या होता है लोगों को समझ में आ जाता है कि लिमिट तो x पर ही है, तो फिर इसको अवॉइड करते हुए x1 से x2 लिख देते हैं, तब भी समझ में आता है अपने को। बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि x इक्वल टू x1 से x2, डायरेक्ट लिख दो x1 से x2। ये स्टैंडर्ड एडोप्टेड प्रैक्टिस है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हम लोग यूज़ करते हैं मैथ्स में लिखने के लिए, डायरेक्ट भी लिख देते हैं कई बार, वैसे लिखा ऐसे जाता था, फिर जैसे लोग आलसी होते थे ना, तो धीरे धीरे लोगों ने ऐसा लिखना शुरू करा, उसको एक्सेप्टेड प्रैक्टिस मान लिया गया, उसमें कोई गलत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो। इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इसको क्या लिखूंगा मैं, बताओ, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो जल्दी, इट इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इट इज इक्वल टू, कौन सा कलर रह गया, कोई कलर दिख रहा है बचा हुआ आपको, ये यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपकी टेक अवे समरी है। कोई भी आपसे पूछे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप तुरंत उसको ये बता देना, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो हमने बनाया है अभी आपके सामने, दैट इज इट इज इक्वल टू ए, ठीक है। लो हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं आपके लिए, अच्छा सा कलर यूज कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
हाइलाइट नहीं करे, टाइम लगेगा, आप खुद कर लेना हाइलाइट अपनी कॉपी में। चलो यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो। अभी आगे की चिंता छोड़ दो, बहुत वास्ट टॉपिक है। ये आपको 12th के मैथ्स में 4 महीने चलने वाला है। कम से कम 4 महीने तक आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है। इसलिए अभी चिंता छोड़ दो सारी, चिंता छोड़कर आप सिर्फ़ उस बात पर ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ, जितना अपने-अपने को भी काम आएगा। फिज़िक्स में अपन उतना भी बता रहे हैं, बाकी 12th में आप इसके ऊपर बिल्कुल पीएचडी करने वाले हो। 12th के मैथ्स में आपकी इसके ऊपर पीएचडी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको 12th के मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। 3 से 4 महीने चलता है इंटीग्रेशन। 12th का मैथ्स का 70% सिलेबस, 70 से ज़्यादा ही बल्कि 80% सिलेबस है। 80% सिलेबस क्या है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन 40%, इंटीग्रेशन 40%। 40-40 कितना हो गया? 80। और 10% है वेक्टर्स और 10% है 3D ज्योमेट्री। 90 और 100 हो गया। अब ये जो 10% वेक्टर्स है ना, वो अभी हम लोग उसका 10% का भी 10% अभी हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है जो स्टार्ट, वो है वेक्टर्स। स्क्रॉल अप कर दें? फ़ोटो ले लिया करो ना पहले। पहले स्नैपशॉट लेना है, फिर नोट करना है। अच्छे से बढ़िया एक-एक चीज़ को मार्क कर के लिखना है अपने को। ड्रॉ कर लिया ये ग्राफ सब लोगों ने, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नो, अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? देख लो, इसकी एक काम करो, मेंटल स्नैपशॉट ले लो, माइंड में इसकी इमेज ले लो। माइंड में इमेज ले लिया आपने? गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों को 10th के टीचर स्कूल में टाइम देते थे क्या लिखने का? मुझे तो याद है कि जब मैं स्कूल में हुआ करता था 8, 9, 10th में, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि वो तो लिखने का कुछ टाइम नहीं मिलता था हमें तो, बल्कि वो तो एक ब्रेथ में पूरा डेफिनेशन बोल देते थे। और इतनी स्पीड हो गई थी 10th क्लास तक आते-आते लिखने की, कि कई बार तो इतनी स्पीड हो गई थी कि सर के बोलने से पहले ही हम पूरी डेफिनेशन लिख लेते थे। सर के बोलने से पहले ही हमने डेफिनेशन पूरी लिख देते थे, इतनी स्पीड हो जाती थी फिर बाद में तो।
हाँ, ये समझ में आ गया, ये वो वीआईपी स्कूल वाले हैं सब, है ना? तो ये वो वीआईपी स्कूल वाले हैं जिनके स्कूल में आराम-आराम से लिखवाया जाता था, है ना? हर एक स्टूडेंट पे प्रॉपर ध्यान रखा जाता था, ठीक है? टीचर हर एक स्टूडेंट को लैब में उठा-उठा कर बोलता था, "लिख लिया आपने? अब हम आगे बढ़ें, नोट कर लिया आपने?" हर एक की बेंच पे जा-जा के देखता था एक-एक स्टेटमेंट। हमारे स्कूल में तो होता था, भई देखो एक बार कंसेप्ट बता दिया सर ने, सर का काम खत्म, ठीक है? अब उसके बाद बच्चे जाने और बच्चों का कंसेप्ट जाने कि वो क्या लिख पा रहे हैं। वो तो आते थे, लाइट की स्पीड से आते थे, साउंड की स्पीड से आते थे, साउंड की स्पीड से आते थे, लाइट की स्पीड से कंसेप्ट बता-बता के वो फिर वापस चले जाते थे। यही सब ट्रेनिंग तो आपको आगे काम आएगी एक अच्छा इंजीनियर बनने में। अब सोचो ना आप इतना लिखने में इतना टाइम लगा दोगे, तो आप ये सोचो कि इंजीनियरिंग में इतने सारे असाइनमेंट मिलेंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट होंगे, कैसे लिखोगे आप बताओ? मुझे तो अभी से आप लोगों के भविष्य की चिंता हो रही है। आप लोगों के भविष्य की चिंता में रात-रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। रात भर मेरे दिमाग में ही चलता रहता है कि क्या वो स्टूडेंट ने वो डायग्राम बनाया होगा? क्या उस स्टूडेंट ने वो लिख लिया होगा? कहीं उसके नोट्स इनकम्प्लीट तो नहीं रह गए? और ऐसा ही चलता रहा तो स्टूडेंट का आगे क्या होगा? बड़ी चिंता रहती है मुझे आप लोगों की, क्या बताऊँ? और जब आप पूछते हो x बाय x स्क्वायर तो वो चिंता और बढ़ जाती है। स्क्रॉल अप तो नहीं करेंगे अब। अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, स्क्रॉल अप तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम स्क्रॉल अप तो नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रम्प भी आके हमें बोल दे, जो बाइडेन भी आके हमें बोल दे स्क्रॉल अप करने के लिए, तो भी हम नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छी, बढ़िया, सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है। जेलस तो होते होंगे आप लोग कि सर की इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है, हमारी इतनी अच्छी क्यों नहीं है? पर अब क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल अप तो हम करेंगे ही नहीं। चाहे कितनी मर्ज़ी आप टेस्ट कर लो, स्क्रॉल अप तो हम नहीं करने वाले। अच्छा, वन लास्ट टाइम, चलो इस बार कर रहे हैं, अगली बार से नहीं करेंगे। पहले ही नोट कर लो, फिर हम स्क्रॉल अप कर देते हैं। डन? चलो बढ़िया, गुड। जल्दी से फ़ोटो ले लो, जो भी पार्ट रह गया है, मैं सब पार्ट पर 1-1 सेकंड के रुकूँगा। ये पहला पार्ट, फ़ोटो खींचो जल्दी से। फिर ये सेकंड पार्ट, जल्दी-जल्दी फ़ोटो खींचनी है।
ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। वेल डन। चलिए, अब देखो आगे कुछ टेक्निकल चीजें आने वाली है। बस एक छोटी सी टेक्निकल चीज, ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। ट्वेल्थ में आप मैथ्स में एक रूल पढ़ोगे इंटीग्रेशन में। वो रूल हमें ये बोलता है, वो रूल हमें ये बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, वो है जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये सी क्या है? सी कांस्टेंट है, जिसकी भी आप चिंता मत करना, अपने किसी काम में नहीं आएगा। ट्वेल्थ के मैथ्स में आप पढ़ोगे सी कांस्टेंट क्यों आता है। सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो लगाना पड़ता है। ये इसके साथ फ्री में मिलता है। अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हो, ये कैसा इंटीग्रल है? ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर दूँ। पहली बात, ये इंटीग्रेशन कैसा है बताओ? इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इस इंटीग्रेशन को हम बोलेंगे, ये है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोल रहा हूँ मैं, बताओ जरा। इनडेफिनिट इंटीग्रल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको लिमिट नहीं लगा रखी है। और ध्यान रहे, जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हो जिसमें कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होती है, तो उसका जो आंसर होता है, उसका आंसर ये है। मतलब उसका इंटीग्रेशन जो हम आगे देखेंगे, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब कोई नया फंक्शन आएगा जो उसका आंसर होगा। जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। अब 3x² तो अपने आप में नया फंक्शन हो गया ना, वो आंसर है उसका डिफरेंशिएशन का। वैसे ही एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा जी ऑफ एक्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। पर इसके साथ में, आंसर के साथ में आपको क्या मिलता है? फ्री में एक कांस्टेंट मिलता है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो इसके साथ फ्री में आता है। अब क्यों आता है, क्या आता है, किस लिए आता है, ये सारी चीज़ें आप लोग मैथ्स के अंदर ट्वेल्थ में एडवांस मेथड्स में डिराइव करके देखोगे। क्यों आता है, क्या आता है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको याद रखना है कि इसके साथ एक इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आता है, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी लाइफ कहीं इधर से उधर नहीं होने वाली है। ठीक है? जैसे टीवी लेते हो तो रिमोट फ्री आता है, जैसे मोबाइल लेते हो तो चार्जर फ्री आता है। अगर एप्पल का लेते हो तो अलग बात है, तो आपको चार्जर के भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है? तो वैसे ही जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फ्री आता है। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। गुड। शाबाश। गुड, वेरी गुड। व्हाट इज जी? जी इज सम न्यू फंक्शन। मैंने बताया था ना, आप लोग नोट्स रिवाइज करा करो, क्लास में अटेंटिव रहा करो। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये सब फंक्शन है। फंक्शनों के रिप्रेजेंटेशन है ये सब, है ना। आप क्लास नोट्स रिवाइज करो, अगर डेली बेसिस पे मेहनत करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? तो सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको याद रखना है, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं होगा, आगे जाकर कोई लेना-देना नहीं होगा। आगे जाकर हम इसको भूल जाएँगे, जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, तब हम देखेंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी सी लगा देना, इसमें लगा दिया। अब एक इंटीग्रेशन का थ्योरम होता है, ठीक है? वो हमें ये बोलता है, इंटीग्रेशन रूल बोल दो, वो ये होता है, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, इफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स, मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ अच्छे से। ये तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता दी। अब रूल ये बोलता है, थंब रूल ये बोलता है, इफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना है? जी ऑफ एक्स प्लस सी है। तो देन, इफ ये, तो देन क्या? देन राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, राइट हैंड साइड पूरी, जो राइट हैंड साइड है ना, ये पूरी राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन आपको ओरिजिनल फंक्शन देगा। कहने का मतलब देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को समझाना हो बिना कंफ्यूज किए फॉर्मूलों में, तो सिंपल लैंग्वेज में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, अगर एफ ऑफ एक्स को अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर मुझे जी ऑफ एक्स मिलता है, अगर एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर मुझे जी ऑफ एक्स मिलता है, तो रूल ये बोलता है कि जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर आपको वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आई? एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर अगर आपको जी ऑफ एक्स मिलता है, तो जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस हैं। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस है। अभी नोट करवा दूंगा, पहले स्टोरी समझ लो, पहले फ्लो फ्लो में पूरी स्टोरी समझ लो। आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। थोड़ा समझना है ना, इसको ट्राई करना। आपको एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है? ये होता था, ये डिफरेंशिएशन का होता था, राइट? ठीक है। अब आपने अगर फॉर्मूले की लिस्ट देखी हो, तो फॉर्मूले की लिस्ट में आपको एक फॉर्मूला मिला होगा एक्स की पावर एन डी एक्स का। आपने अगर मॉड्यूल देखा हो कभी, गलती से टाइम मिल गया हो अगर आपको गलती से कभी, और आपने मेरी बात मान ली हो, तो आपको एक फॉर्मूला मिला होगा, ये वाला। सबसे ज़्यादा काम तो ये आएगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा सबसे ज़्यादा काम। ठीक है। अब आपको एकदम से क्या हो रहा होगा, एकदम से आपको दिखने होगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं, पर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ध्यान से सुनो कैसे। अभी बस स्टोरी के साथ जाते हैं ना, आपको समझ में आएगी सारी चीज़ थोड़ी देर में। इसको ऐसे समझो कि सपोज मैं डी एक्स की पावर एन प्लस वन को डिफरेंशिएट करना आता है, एक्स की पावर एन प्लस वन को डिफरेंशिएट, डी एक्स की पावर एन प्लस वन को डिफरेंशिएट करता, तो देखो क्या होता। सपोज मैं इसको डिफरेंशिएट करता, एक काम करता हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ब्रैकेट ऊपर लगा देता हूँ, एक्स की पावर एन की जगह एन प्लस वन है। तो बताओ क्या करते हैं हम लोग, पावर कहाँ आती है बताओ, पावर आती है मल्टीप्लिकेशन में, और रूल ये बोलता है कि जो भी पावर थी उसमें से एक कम कर दो। समझ में आ रहा है कुछ? ये अभी डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन प्लस वन एक्स की पावर एन। डी बाय डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म इतना होगा। बात समझ में आई? अब याद करो मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस लीव कर देता हूँ पहले, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, राइटिंग बिगड़ गई ना, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये होता है, तो मुझे बताओ, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मतलब किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एन प्लस वन एक्स की पावर एन, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन होगा। अब ये जो एन प्लस वन है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन के बाहर। कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन के बाहर आता था, वैसे ही कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन के बाहर। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में किसको क्या लिखूंगा मैं, बताओ। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख दूं मैं, एन प्लस वन, कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन। अब ये एन प्लस वन को नीचे ले जाओ,
राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा ये यही पहला फॉर्मूला होता है। देखो यही पहला फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी किस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट थे। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया ज़्यादा लोड मत लेना है ना, अभी ऐसे टेंशन में मत आ जाना कि ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ये आप 12th के मैथ्स में इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, अभी आपको फॉर्मूले याद रखने जरूरी है, जो मैं आपको याद करवा दूंगा। फॉर्मूले से भी हमारा काम हो जाएगा। ये देखो, ये पहला फॉर्मूला जो आपने आपके मॉड्यूल में देखा था, ये आपकी आंखों के सामने है। यही वो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला जो आप पढ़ना चाह रहे थे। डीएक्स लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है ना, जैसे आपके नेम के साथ आपका सरनेम भी लिखते हैं ना, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वाई में डीएक्स लिखना जरूरी होता है, नेम के साथ सरनेम आता ही है ना। जैसे आपके नाम के साथ आपका रोल नंबर आता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वाई के साथ डीएक्स आएगा ही आएगा। अरे अभी सिखाया ना, डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज, तो इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन। हे भगवान, क्या करूँ मैं बताओ। सी जीरो नहीं है, सी यहाँ पे अलग से फ्री में आएगा, सी अलग से फ्री में आएगा, भूल जाओ। चलो मैं समझ गया, अभी लॉजिकल फ्रंट पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ, है ना। अभी आपके वो मैथमेटिकल एबिलिटीज डेवलप होगी जब तक आप पूरा 11 पढ़ोगे ना, 12th में आके वो मैथमेटिकल एबिलिटीज डेवलप होगी। कोई बात नहीं, अभी अपन एक काम करते हैं, अभी उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं नोट करने वाला पार्ट बता दूंगा आपको, अभी कुछ नोट मत करो, मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता दूंगा, ठीक है। अभी कुछ नोट मत करना, भूल जाओ उसको। आप यहाँ से स्टार्ट करो, जो अपने काम आएगा वो ये है। ये सब ये जो कंसेप्ट बताया ना मैंने, आप 12th में पढ़ोगे तब आपके समझ में आएंगे, एक साल बाद पढ़ोगे तब समझ में आएगा वो। अभी एक साल जल्दी पढ़ लिया आपने ये, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। अभी हमारा काम हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ने से हमारा फिजिक्स में जितना यूज होगा उतना काम हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप 12th में डिटेल में पढ़ोगे, आपको ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप और डिटेल में पढ़ोगे। अब देखो, जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, वैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको फंक्शन दे रहा हूँ, या चलो फंक्शन भी क्या दूं, मैं आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख के बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं पहले लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस ऐसे याद रख लो कि पिछली बार अपन क्या करते थे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे ना, याद करो। पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे और पावर को मल्टीप्लिकेशन में लाते थे, यहाँ पे पावर में एक ऐड करते हैं और पावर में एक जो ऐड किया उसको यहाँ ले आते हैं। जो आपने ये करा है ना, पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड कर दो, और वो जो उसके बाद जो नई पावर आई है उसको उससे डिवाइड भी कर दो, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। साथ में फ्री में क्या मिलेगा हर एक में, जो हमारे किसी काम का नहीं है, सी फ्री में मिलेगा। बस इस फॉर्मूले को लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जब वैलिड नहीं होगा जब n -1 हो जाए। n-1 होगा तो समझ रहे हो, नीचे देखो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। n अगर -1 होगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। n इक्वल टू -1 के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी चिंता मत करना। ये देखो n इक्वल टू -1 समझ में आता है, n की पावर अगर x की पावर -1 मतलब 1/x हो जाएगा वो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा 2 मिनट बाद, अभी आप स्टोरी फॉलो करते जाओ। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। सी फ्री में लगाना है, मैं आखिरी में लगाऊंगा सबके साथ, इस बार लगा देना, अगली बार से आखिरी में लगाऊंगा। कॉस एक्स का होता है, याद कर लिए होंगे वैसे आप लोगों ने ये फॉर्मूले, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, बहुत मेहनती हो आप सब लोग, तो मुझे पूरा भरोसा है कि याद तो कर ही लिए होंगे आप लोगों ने। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है, कितना होगा, 10x, वेरी गुड। सी आखिरी में लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉट एक्स, वेरी गुड। फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट, सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का, ठीक है।
फिर नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जो आपको पसंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, वो ये है लॉग मॉड एक्स। अभी आपको मॉड का मीनिंग वैसे तो पता हो जाएगा, अब तो मैथ्स में पढ़ लिया होगा शायद आपने। ये लॉग जो होता है ना, लॉग आप बाद में पढ़ोगे, लॉग पॉजिटिव रहता है, लॉग के अंदर का टर्म पॉजिटिव रहता है, तो अंदर में नेगेटिव लिख सकते हैं, लॉग मॉड एक्स लिया जाता है। और जो फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 10-15 ही फॉर्मूले हैं बस। ई की पावर एक्स, ठीक है। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, ए की पावर एक्स, जो हमारे काम नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, मतलब आपके काम आएगा 12th में, अभी हमारे काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ये होता है एक्स, मैं समझाऊंगा क्यों आगे, मैं ये भी प्रूव करूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स क्यों होता है, ठीक है। अभी इतने फॉर्मूले से काम, एक फॉर्मूला लिख ही देता हूँ मैं इसका मीनिंग बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों आता है, पहले फॉर्मूले की लिस्ट कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए। ये होता है 1/a, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, डरना मत, कम फॉर्मूले बता रहा हूँ अभी तो आपको बहुत। फिर इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ 10x भी होता है, cot x भी होता है, ज़रूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं फिजिक्स में, लिख देता हूँ, फ्लो में जा ही रहे हैं तो लिख ही देते हैं, ये कम काम आएंगे। 10x, 10x का वैसे मैं इंटीग्रेशन बता भी दूंगा कैसे आता है फॉर्मूला। ये होता है माइनस लॉग, कंफ्यूज नहीं करता हूँ अभी आपको, ऐसा लिखता हूँ लॉग सेक एक्स। कुछ बुक्स में आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, डरना मत है ना, अभी सब चीज़ें मैं आगे समझाते जाऊंगा, जितना हो सकता है, जितना अपने काम आएगा वो सब समझाते जाऊंगा। सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, पहले काम करता हूँ मैं, टेन के बाद कॉट का लिख देता हूँ, सेम सीक्वेंस होता है ना, टेन के बाद कॉट का लिख देता हूँ, लॉग मॉड साइन एक्स। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, माइनस लॉग कॉसेक एक्स। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स भी होता है, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, चिंता मत करना। ये होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। चलो अभी इतने फॉर्मूले से काम चला लेते हैं, एक फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, कभी काम आ जाए आपको। लॉग एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, वो होता है एक्स लॉग मॉड एक्स माइनस एक्स। बस इससे ज़्यादा अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10-15 ही फॉर्मूले बताए हैं, सब में सी समय समय पर जोड़ते जाना, सी सब में जोड़ते जाना, सब में सी जोड़ते जाना। प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस प्लस सी, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे ऑब्वियसली कॉस एक्स आता है, अगर आप माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे प्लस साइन एक्स आता है, याद है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स। वैसे ही टेन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करो, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, लॉग एक्स का होता था 1/x। अच्छा ये देखो 1/x समझ में आ रहा है, 1/x मतलब ये वाला फॉर्मूला देखो जरा ऊपर वाला, -1 हो जाएगा, तो n-1 मतलब x की पावर -1 का मतलब 1/x dx। 1/x dx के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, वो अलग स्टैंड अलोन केस है, ये देखो वो अलग स्टैंड अलोन केस है। वो कौन सा केस है, वो ये वाला केस है। अच्छा ये बताओ, मेरे एक्सप्लेन करने की स्पीड ज़्यादा तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं कि मेरे एक्सप्लेन करने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और आपके समझ में ही नहीं आता कुछ भी। अरे अभी तो मैं अभी अपने मैक्सिमम स्पीड का वी मैक्स के 10% पर ऑपरेट कर रहा हूँ, अभी तो मैं अपनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के 10% पर ऑपरेट कर रहा हूँ। ये मान के चलो कि जैसे आपके लैपटॉप का प्रोसेसर है ना, मान के चलो कि वो सबसे लेटेस्ट जनरेशन का i5 i7 प्रोसेसर है,
और आप उसमें चला रहे हो माइनक्राफ्ट, तो वो वाली स्पीड चल रही है अभी। अभी आप चिंता मत करो, बहुत आसान है सब कुछ, धीरे-धीरे आप कंफर्टेबल फ़ील करने लगोगे। ठीक है? जहाँ ऐसा लगे बता देना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब इसके बाद आप ज़्यादा चिंता मत करना। ये सब होते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। मैं कोशिश करूँगा 1-2 आपको सिखाने की। 1-2 सिखाने की कोशिश करूँगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। सीख जाओ तो अभी 11 में अच्छी बात है, 12th में तो सीखना ही है मैथ्स में आपको। ठीक है? पर ये फ़ॉर्मूले कभी न कभी लाइफ़ में आपको काम आएँगे, बहुत काम आएँगे ये फ़ॉर्मूले। ये वो फ़ॉर्मूले हैं जो आपको लाइफ़ में आगे बहुत काम आएँगे। चलो, अब हम इसको शुरू से नोट करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से नोट करेंगे देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये नोट करना है आपको। नहीं, नहीं, यहाँ से भी पहले, रुक जाओ, पहले ये नोट करो। पहले ये पॉइंट नोट करो, टर्मिनोलॉजी, ये नोट करो जल्दी से। बस 3 मिनट और हैं हमारे पास। 3 मिनट के बाद एकदम से फ़ंक्शन का मैक्सिमा आ चुका होगा, फिर फ़ंक्शन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, फिर एकदम से फ़ंक्शन की वैल्यू में रिडक्शन हो जाएगा। अभी हम हैं मैक्सिमा पर, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। अब स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा नहीं होगी, अब स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी क्लास की। जैसे-जैसे 8 बजेंगे, अभी स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, अब 8 बजने के बाद से स्ट्रेंथ रिड्यूस होना शुरू होगी। फ़ंक्शन अभी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका है। अब स्ट्रेंथ और इंक्रीज़ नहीं होगी, अब होगी तो डिक्रीज़ ही होगी, राइट? चलो ये नोट कर लिया। अब दूसरा आपको सिर्फ़ ये नोट करना है। मैं ये बताना चाह रहा था कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एक-दूसरे के अपोज़िट होते हैं। अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x है, तो g ऑफ x का डिफरेंशिएशन f ऑफ x होगा। बस इतना ही बताना चाह रहा था मैं। ये नोट करना है आपको। 60 सेकंड्स और रह गए हैं। 60 सेकंड के बाद एकदम से कुछ स्टूडेंट्स जो टाइम को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं, वो एकदम से गायब होने वाले हैं। ये नोट कर लिया? अब सुनो, इसको नोट मत करना। इसको बिल्कुल नोट मत करना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे अभी आप। इसको नोट करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यहाँ से नोट करना शुरू करो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। कोई बात नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ। हमने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगाए। आखिरी में हमारे माइंड में तो ये चीज़ है कि हमने जितना हो सकता था अपनी तरफ से, लॉजिकली अपनी तरफ से हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब कोई कसर रह गई है, तो वो इसलिए रह गई है क्योंकि अभी आपको मैथ्स में एकदम से इतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो। वही जो फिज़िक्स वाला मैथमेटिकल पोर्शन है, क्योंकि ये 12th का मैथ्स में है ना? 12th का मैथ्स है ये। इसीलिए आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करना लेक्चर को हमारे, जो क्लास है उसके वीडियो को 2-3 बार देखना, रोज़ पढ़ने की कोशिश करना। हमें पूरा भरोसा है कि ये चीज़ धीरे-धीरे आपके समझ में आना शुरू हो जाएगी। अभी ये फ़ॉर्मूले लिखना शुरू कर दो।
कॉन्शियसली लिखना, इन फॉर्मूलों को याद भी करते जाना है, मतलब नोट करने के साथ-साथ फॉर्मूले याद भी होते जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखते जाओ, याद करते जाओ। अभी आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये आप इंडेफ़िनिट के लिए याद रखो, डेफ़िनिट इसी से आएगा। आप आगे का पूछते हो हर बार, मैं आपको क्या बताया था? हम आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें, जो काम-काम की चीज़ें हैं सारी बताएँगे, ठीक है? इसके बाद हम डेफ़िनिट इंटीग्रेशन पे आएँगे, तब हम डेफ़िनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे। अभी आप क्यों चिंता कर रहे हो उसकी? अभी आप इंडेफ़िनिट की चिंता करो। अभी जो आपको बता रहे हैं उसकी चिंता करो ना, फिर ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल में क्या होता है, जब सर स्ट्रेट लाइन पढ़ाते हैं, तब वो पूछते हैं सर हम लोग सर्कल कब पढ़ेंगे? ट्रायंगल कब पढ़ेंगे? और जब ट्रायंगल पढ़ाते हैं तो सर्कल कब पढ़ेंगे? जब सर्कल पढ़ाते हैं तो एलिप्स कब पढ़ेंगे? और जो पढ़ा रहे होते हैं उस पे ध्यान नहीं देते फिर। और फिर बाद में जब सर्कल वर्कल पढ़ाते हैं तो उनको स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट नहीं पता होती। आप क्यों चिंता कर रहे हो? अभी आप जो चीज़ बता रहे हैं उस पे फ़ोकस करो ना। आप सीक्वेंस वाइज़ चलोगे, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे भी नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जाना है, सीक्वेंस के साथ रहना है बस। जो बता रहा हूँ उस पे फ़ोकस करना है। प्लस सी की मिस्ट्री मैंने आपको बताया था, आप 12th की कोई भी मैथ्स की बुक उठा के देख लो, उसमें आपको मिल जाएगी। जो अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, उसके लिए आपको मैथ्स का अच्छा खासा नॉलेज अभी होना चाहिए, जो कि अभी आपके पास है ही नहीं। अभी आपका 11th का मैथ्स तो कंप्लीट हो पहले, इसलिए अभी आप इसकी चिंता मत करो। आप तो बस प्लस ही लिख देना, ठीक है? और ये अपने किसी काम अभी नहीं आएगा। हमारे काम आएगा डेफ़िनिट इंटीग्रेशन, जिसमें प्लस ही गायब हो जाता है। लिखते जाओ सब फ़ॉर्मूले।
इस बीच एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है आप लोगों की तरफ से, सर डिड यू गेट वैक्सीन? नहीं, अभी तक हमें टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली होता क्या है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इतनी सारी अभी क्लासेस चल रही होती है कि हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने का भी ट्राई नहीं करा है। तो देखेंगे 2-3 वीक्स के अंदर अंदर जब भी टाइम मिलता है हम कोशिश करेंगे रजिस्ट्रेशन करा कर वैक्सीनेशन लगवा लें। और कोई इस तरह का डाउट किसी को कुछ पूछना हो? मेरी एज कितनी है? मेरी एज है 17 ईयर्स, 17 17 ईयर्स। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। सिलेबस फॉर टेस्ट ऑफ 6 जून। 6 जून का 6 जून के टेस्ट का सिलेबस क्या है? 6 जून के टेस्ट का सिलेबस है टिल वेक्टर्स। वेक्टर्स हम जहाँ तक पढ़ लेंगे। अच्छा, आप लोगों की भी एज इतनी है? अच्छा, अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। गुड, वेरी गुड। कल अंकित सर जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? अच्छा, उन्होंने आपको बताया? मतलब वो तो हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए मतलब। चलो, अब अगर ये सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सबके तो अब हम कुछ कंसेप्ट की बात कर लें थोड़ा और। ठीक है, देखो, अब आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है कि इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं। आपको अच्छा लगेगा देखकर, बहुत अच्छा लगेगा कि इंटीग्रेशन में सिर्फ 2 या 3 रूल्स ही हैं, जिसमें से आज मैं 2 रूल्स बताऊंगा आपको। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के रूल्स आपको याद है? डिफरेंशिएशन में 4-5 रूल पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये रूल वो रूल। यहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पर 2 ही रूल होते हैं। पर आगे एक यूनिक मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलती है, वो आगे बताऊंगा। पहले आप रूल्स पढ़ो। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमें ये बोलता है कि कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर अकेला कांस्टेंट है, जैसे k टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट को निकालो बाहर और एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो। बात आ गई समझ में? लिख लो पहला रूल, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रल। हमारा कॉलेज कौन सा है? नहीं, अभी तक मैं गया ही नहीं ना कॉलेज में। अभी एडमिशन होना था मेरा कॉलेज में इस बार। एडमिशन होना था मेरा इस बार कॉलेज में, पर वो अभी क्या लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया ना, तो कॉलेज के एडमिशन बंद हो गए। वरना इस साल में लास्ट ईयर भी सब हुआ मेरे साथ। लास्ट ईयर भी मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, फिर वो रह गया एडमिशन। और इस साल भी मेरा एडमिशन रह गया कॉलेज में। अब सोच रहा हूँ आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बाद ही मैं सोचूंगा एडमिशन के बारे में अपने भी। लिख लिया रूल नंबर 1? इधर उधर के सवाल पूछते रहते हो बस। पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया करो सब लोग। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें ये बोलता है, रूल नंबर 2 हमें ये बोलता है, अभी रूल का नाम छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है? रूल का कुछ भी नाम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? काम तो रूल से आएगा ना हमें, तो उसको हम रूल नंबर 1 ही बोलेंगे। कोड वर्ड लिख लो इसका, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। जब भी मैं आपको बोलूँ रूल नंबर 2 लगाना है, समझ जाना। रूल नंबर 1 लगाना है, समझ जाना, इसका कोड वर्ड है। ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। कभी दो फंक्शन एक साथ आ गए जिनके बीच में एडिशन है और उनको इंटीग्रेट करना हो, तो आपको डरना नहीं है, आपको एफ ऑफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करना है
जगह कम पड़ गई। आपको एफ ऑफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करना है और बीच में जो भी प्लस माइनस है, बीच में प्लस माइनस जो भी है वो लगा दो और जी ऑफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करना है, ठीक है। वही जैसा आप डिफरेंशिएशन में करते थे ना, अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। दोनों रूल लिख लो। नोट कर लिया? गुड, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम आज सिर्फ एक फॉर्मूले की बात करेंगे, इस फॉर्मूले की, सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन लाइमलाइट में लाते हैं फिर से। आज हम सिर्फ अभी एक फॉर्मूले की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सी तो अलग से लिखना ही है ना। एग्जाम्पल मैं हेल्प करूंगा आपकी, देखो एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा मैं काम करूँ, पहले आपको वन से सिखाता हूँ। वन डी एक्स, आपको याद है वन डी एक्स में क्या होगा? मैंने लिखवाया था वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, क्यों होता है देखो इसका रीजन देखो। वन मतलब पता है क्या होता है? एक्स की पावर जीरो। कैसा लिख सकता हूँ वन को? एक्स की पावर जीरो लिख दूँ, चलेगा? एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं इसको। तो अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला फिट बैठ रहा है क्या? ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकता हूँ, एक्स की पावर है ना। एक्स की पावर क्या है? एन है, और एन कितना है? जीरो है। तो बस सोचो मत, ज़्यादा ज़्यादा सोचना नहीं है। जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी, कितना हो जाएगा ये? एक्स प्लस सी। अब ये सी भूल जाओ आप, है ना, मैं बार बार सी लगाऊंगा नहीं। सी भूल जाओ, अपने कोई काम नहीं आने वाला है ना, उसको इग्नोर कर दो। मैं लिख देता हूँ और उसको इग्नोर करो अभी आप। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, हमने देखा था अभी ऊपर एक फॉर्मूला याद था, वन डीएक्स का इंटीग्रेशन ही होता था इतना। अच्छा अब इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? कल से मैं आपको बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ फाइव डीएक्स, आप क्या करोगे? फाइव बाहर निकाल देना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना हो जाएगा? फाइव एक्स प्लस सी, है ना। किसी ने आपसे बोला कि वन बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन करो। वन बाई टू डी एक्स में क्या होता है? वन बाई टू इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, और वन बाई टू एज इट इज था, वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, ये आ जाएगा। इतना नोट करो, फिर मैं आगे की स्टोरी सिखाता हूँ आपको। डन, चलो आज अपन एग्जाम्पल को एक काम करते हैं, यहाँ बेसिक तक ही रखते हैं, ठीक है। आज एक ही दिन में पूरा बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। अब हम कल क्या करेंगे, कल का मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। कल हम इंटीग्रेशन पर
बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट क्वेश्चंस करेंगे कल हम। कल हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, इनफाइनाइट टाइम में हम कल इंटीग्रेशन के इनफाइनाइट क्वेश्चंस करेंगे। मुझे अभी इसमें कुछ रूल्स और बताने हैं, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो सब भी मैं आपको सिखाऊँगा। तो कल हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कल आपका पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा बच जाएगा सिर्फ़ वेक्टर्स और एरर्स। वेक्टर्स और एरर्स के बाद हम स्टार्ट कर पाएँगे हमारा फिज़िक्स वाला पोर्शन। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। फ़ॉर्मूले याद कर लेना आज। जितने फ़ॉर्मूले बताए हैं, उसको याद कर लेना, कल बहुत काम आएँगे अपने ये सब फ़ॉर्मूले। ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।